बच्चों, क्या हाल चाल। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए बच्चों, आज एक बार फिर से हम लोग आप सबके साथ जुड़ गए हैं अपने जीवन परिचय के एक अगले बहुत बेहतरीन जीवन परिचय में, जो कि आज का हमारा टॉपिक है सुमित्रानंदन पंत जी का जीवन परिचय। ठीक, तो देखिए आज जो हमारे ये लेखक हैं, ये छायावाद युग के मुख्य लेखक हैं, प्राण स्तंभ लेखक हैं। प्रकृति का सुकुमार कवि इनको कहा जाता था और अपनी लेखनी से इन्होंने यह सिद्ध भी किया है कि इस उपाधि के सिर्फ और सिर्फ दावेदार हमारे पंत जी ही हैं। इनको छोड़ के और कोई दूसरा लेखक इस उपाधि को ग्रहण नहीं कर सकता। इनके पिताजी का नाम पंडित गंगादत्त पंत था। वो जन्मजात कवि थे, लिखना पढ़ना बड़ा अच्छा लगता था। लेखनी में उनका जो रुचि था वह जन्मजात था और हिंदी से जो उनका मिलन था, जो उनका संबंध था, वह अद्वितीय था। ठीक अपने पिताजी के ही तरह इनके अंदर भी वह गुण आ गया। वह इन्होंने कहीं से सीखा नहीं, इनको लिखना पढ़ना कहीं से सीखना नहीं पड़ा। वह इनके अनुवांशिक गुण में, जेनेटिक गुण में शामिल हो गया और पंत जी ने एक से बढ़ के एक रचनाएं हिंदी को दे डाली। अब देखिए बच्चों, इनका जो बचपन का नाम था वह गुसाई दत्त था। गुसाई दत्त पंत, जो इनके पिताजी ने रखा था। बाद में जब ये थोड़े बड़े हुए और इन्होंने अपना हाई स्कूल तक की परीक्षा पास कर ली, तो क्या हुआ, ये जब अल्मोड़ा में उच्च शिक्षा, इनका जन्म हुआ था अल्मोड़ा कौसानी उत्तराखंड में, जो कि अब उत्तराखंड में हो गया है। पहले हमारे अपने उत्तर प्रदेश में ही उत्तराखंड भी था, जो कि बंटवारे में अलग हो गया। तो अब अल्मोड़ा एक जगह है जो कि प्रकृति से बिल्कुल ही भरी हुई जगह है। वहां पे लोग घूमने जाते हैं, एक टूरिस्ट प्लेस है और आज भी आप यदि वहां जाएंगे तो आपको भी प्रकृति बिल्कुल मोहित कर लेगी, अपने प्रति इतना ज्यादा आकर्षित कर लेगी कि आपका वहां से आने का मन तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये मेरी गारंटी है सुमित्रानंदन पंत जी की तरफ से। अब देखिए बच्चों, हमारे जो एक कवि हैं, इनका जन्म 20 मई सन 1900 को दिन रविवार को हुआ था। पिताजी ने पुत्र का नाम श्री गुसाई दत्त पंत रखा, परंतु इन्होंने जब अल्मोड़ा में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अग्रसर हुए तो ये रामायण बहुत देखा करते थे। तो जो हमारे प्रभु श्री राम थे, उनके छोटे भाई श्री लक्ष्मण भैया जी थे, उनकी माता जी का नाम था सुमित्रा जी। तो लक्ष्मण जी के कैरेक्टर से ये इतना ज्यादा प्रभावित हो गए कि इन्होंने सुमित्रानंदन अर्थात लक्ष्मण जी, जो कि सुमित्रा के नंदन थे, तो ये लक्ष्मण जी से प्रभावित होकर अपना नाम सुमित्रानंदन इन्होंने रख लिया और इनकी जो उपनाम था वह था पंत। तो सुमित्रानंदन पंत वहीं से ये कहलाने लगे, जाने लगे। अब देखिए बच्चों, जो आगे की इनकी शिक्षा हुई है वो लगभग उत्तराखंड में ही कंप्लीट हो गई है, संपूर्ण हो गई है। पंत जी जब अपने जीवन काल में आगे बढ़े तो शुरुआत से ही इनका जो झुकाव था वह प्रकृति के प्रति बहुत ज्यादा था। ये पेड़ों को देखना, उनसे सीखना, जंगल में अपना समय बिताना और भी तमाम प्रकार की इनकी जो गतिविधियां थी वो प्रकृति के गोद में ही होती थी। और शायद यही कारण है कि इन्होंने इतनी बेहतरीन कविताएं हिंदी को दी हैं हमारे प्रकृति से संबंधित। अब देखिए, जब ये थोड़ा आगे बढ़े और महाविद्यालय में इन्होंने अपना दाखिला करवाया, स्कूल से पास हो गए, अब बारी थी उच्च शिक्षा की, जो कि महाविद्यालय में इनको कंप्लीट करना था। वहां से ये आ गए महात्मा गांधी जी के संपर्क में, क्योंकि उस समय स्वतंत्रता आंदोलन चरम पे था। जब ये महात्मा गांधी जी के संपर्क में आ गए तो महात्मा गांधी जी ने इनको कहा कि ये मतलब वो एक अलग से ही अपना पूरा मोटिव बनाए थे कि अंग्रेजों को बिल्कुल बर्बाद कर देना है। तो उसमें क्या हुआ
कि उन्होंने कहा कि स्वदेशी अपनाओ विदेशी हटाओ। जितना भी विदेशी सामान माल मटेरियल है सब क्या कर दो, खत्म कर दो, बैन कर दो, बंद कर दो, और स्वदेशी अपना जो आइटम है पर्सनली उसको ही यूज हम लोग करेंगे। तो वहीं से ये स्वाध्याय के प्रति इनका जो झुकाव था वह गहरा हो गया। इन्होंने महाविद्यालय से अपना नाम कटवा लिया, क्योंकि महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, न्यायालय, जज, जितने भी उस समय की पदवियां थी, जितने भी उस समय के स्थान थे जो कि पढ़ने के लिए थे और भी अन्य थे, वो सब अंग्रेजी हुकूमत के अंदर चलते थे। तो वहां से इन्होंने अपना नाम कटवा के स्वाध्याय से ही इन्होंने विभिन्न भाषाओं का गहन अध्ययन किया, जिसमें हमारा हिंदी, संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी और आज अन्य भाषाएं सम्मिलित है। अब देखिए बच्चों, पंत जी जो हमारे थे ये बचपन से ही प्रकृति प्रेमी और राष्ट्र सेवी थे। तो इन्होंने भी अपना मन आजादी के प्रति झुकाया कि हमको भी अपने देश को आजाद कराने में सबकी मदद करनी होगी। लेकिन इनको जब ये आजादी में गए तो इनको अंग्रेजों ने पकड़ के गांधी जी के साथ जेल में बंद कर दिया। अब जब जेल में चले गए, वहां से निकले, तो थोड़ा सा मतलब इनको समझ में आ गया था कि हाँ अब आगे क्या क्या करना है। तो इन्होंने क्या किया कि गांधी जी के ही रास्ते पे अहिंसावादी होते हुए, हिंसक प्रवृत्ति इनकी कभी भी नहीं थी, क्योंकि ये शांत थे और प्रकृति से सदैव जुड़े थे। तो अहिंसक प्रवृत्ति के व्यक्ति होने के कारण इन्होंने लेखनी को अपनी विधा बनाई। अपने कलम से इन्होंने जो जो उस समय घटित हो रहा था उसको लिखना चाहा, और अंत में ये अनेकों कविताओं को लिखते हुए चले गए। इनके नाम, जो कि इनका नाम पहले गोसाई दत्त था, अब इनका नाम क्या हुआ, सुमित्रानंदन पंत हुआ। तो इनका नाम पहले क्या था, गोसाई दत्त, और अब सुमित्रानंदन पंत जब हो गया तो उसके विषय में एक मतभेद और है, जो कि कुछ लोग कहते हैं कि पंत जी स्वयं कहते थे कि जो गोसाई शब्द है, गोसाई दत्त इनका नाम था, तो उसमें जो पहला शब्द गोसाई है उससे इनको गोस्वामी तुलसीदास जी की याद आती है। अच्छा, तुलसीदास जी जो थे वो थोड़ा सा, जब उनका शादी हुआ, हमने अपना लेक्चर अपलोड किया है जीवन परिचय का, आप लोग देख सकते हैं, लेक्चर 01 तुलसीदास जी का ही जीवनी है। तो जब उनकी नई नई शादी हुई, शादी तो नई नई ही होती है, तो जब उनकी शादी हुई तो वो अपने पत्नी के प्रेम में इतने ज्यादा आसक्त हो गए कि वो देश दुनिया को भूल गए। तो पंत जी ने कहा कि यदि नाम से कुछ लोग कहते हैं कि असर बहुत तगड़ा होता है, तो अगर इस प्रकार से है तो मैं तुलसीदास जी की तरह विद्वान तो होना चाहता हूं, क्योंकि उनसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ विद्वान अभी तक इस पूरे संसार में विद्यमान नहीं है। परंतु यदि उनके नाम का असर प्रेम वाले जीवन में हमारे प्रति पड़ गया तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगा। तब वहां से उन्होंने अपना नाम सुमित्रानंदन पंत रख लिया। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है। अब देखिए बच्चों, इलाहाबाद या प्रयागराज, आज का पहले पुराने समय का इलाहाबाद, वहीं से इन्होंने अपना शिक्षा दीक्षा ग्रहण करना शुरू किया और शिक्षा को काव्य में, अर्थात अपने पढ़ाई करते करते इन्होंने काव्य की लेखनी को भी लिखना वहीं से ही प्रारंभ कर दिया। और काव्य चेतना का जो इनके अंदर उत्पत्ति हुई वो प्रयाग के धरती से ही हुई, गंगा नदी के किनारे। और इन्होंने कक्षा 12 में नौका विहार एक पाठ लिखा है जो कि बच्चे पढ़ते हैं, उसमें गंगा जी की एक सुंदर स्त्री से चरित्र चित्रण किया है। गंगा को एक सुंदर स्त्री दिखाने की कोशिश ये किए हैं। बहुत बेहतरीन, एक एक लाइन अमृत के समान इन्होंने लिखा है। यदि आपको कभी मौका मिले तो उसे पढ़िएगा जरूर। फिर देखिए, बाद में जब ये थोड़ा बड़े हुए तो इनके घर में आर्थिक संकट का बहुत ज्यादा दबदबा हो गया, मतलब कि पैसे से ये कमजोर हो गए। घर को चलाने वाले इनके पिताजी थे, लेकिन उनका भी जो व्यवसाय था या जो भी उनके पास अपना रोजी रोटी करने का संसाधन रहा होगा वह ठप हो गया, और पैसे की तंगी के कारण इनके पिता का निधन हो गया। जब निधन हो गया तो कर्जदारों का कर्जा चुकाने के लिए इनको अपना घर, अपना द्वार, अपना खेत
सब कुछ बेचना पड़ा और अंत में ये अपना घर छोड़ दिए। जब घर छोड़ दिए तो इनके मित्र बने उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ रियासत काला काकर एक जगह है, वहां के राजा सुरेश सिंह जी इनके मित्र बने। राजा दिनेश सिंह, राजा सुरेश सिंह दो भाई थे। राजा दिनेश सिंह राजगद्दी संभाला करते थे। राजा सुरेश सिंह जो थे वो कवि के कविताओं के प्रति अत्यधिक या ज्यादातर झुकाव रखते थे। तो वहां से राजा सुरेश सिंह जी की मित्रता सुमित्रानंदन पंत जी से बहुत ज्यादा गहरी हो गई और ये प्रतापगढ़ में ही कई साल व्यतीत किए। अपने जीवन के कई साल ये प्रतापगढ़ में ही बिताए। फिर देखिए वहीं बगल में जो काला काकर का किला बना है जहां पे राजा सुरेश सिंह जी रहा करते हैं, वहीं सामने गंगा जी बहती है। बड़ा बेहतरीन लगता है देखने में। यदि आपको समय मिले तो एक बार प्रतापगढ़ के काला काकर जाइए और वहां पे उस मनोरम दृश्य का दर्शन करिए जिसको कभी पंत जी ने किया था और अपनी कविता में उतार दिया है। काला काकर का राजभवन, उन्होंने ये शब्द खींचा है अपनी लेखनी नौका विहार कक्षा 12 से। उन्होंने लिखा है कि काला काकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन और पलकों पर वैभव स्वप्न सखन। यह दूसरा पैराग्राफ की अंतिम पंक्ति है कि जब वो काला काकर के राजभवन को गंगा में रात की परछाई में, चांदनी रात में देखते हैं तो बिल्कुल लगता है कि जैसे ऊपर एक भवन है वैसे गंगा के अंदर भी उसकी परछाई पड़ती है, तो एक भवन उनको दिखता है। तो कुछ वहां से उन्होंने उस स्थान को उठाया है। फिर देखिए इनके बारे में यदि इनके साहित्यिक परिचय की बात की जाए तो अनेकों कवि, अनेकों लेखकों का इनके प्रति अनेकों मतभेद हैं और कुछ इनके प्रति इनका जो उनका कहना था अनेकों कवियों का इनके प्रति, वह भी हमको देखने को मिलता है। जिसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी जी सर्वप्रथम और सर्वश्रेष्ठ इनके बारे में क्या कहते हैं कि पंत जो थे वो केवल शब्द शिल्पी ही नहीं थे, अर्थात उनको सिर्फ कविताएं लिखना ही नहीं आता था बल्कि महान भाव शिल्पी भी थे। वो कविताओं में जो कविता का भाव होता है उसको निचोड़ के बिल्कुल उसमें प्रकट कर देते थे कि यदि कोई भी जो पाठक होगा वह उसको पठित करेगा उनकी कविताओं को, तो बिल्कुल उनके मन में उनकी कविताएं अपनी एक अलग से छाप छोड़ दिया करेंगी। और क्या कहते थे, और सौंदर्य के निरंतर निरखते सूक्ष्म रूप को वाणी देने वाले एवं संपूर्ण युग को प्रेरणा देने वाले प्रभाव शिल्पी भी थे। कि वो सिर्फ एक किताब लिख दिए, एक कॉपी लिख दिए, एक लोग पढ़ लिए, ऐसा उनके अंदर विचार नहीं था। संपूर्ण युग को एक प्रभाव शिल्पी बनाने वाले, एक मैसेज देने वाले उस छायावादी युग से आज के हम जैसे नौजवान युवाओं को, और भी उनका जो भी लेक्चर देखता है उनके बारे में पढ़ता है, उनको एक संदेश देते हैं अपने कविताओं के द्वारा। फिर बाद में जब ये प्रयाग में रहने लगे, अभी हमने कुछ देर पहले आपको बताया कि इनका जो कविता का चिंतन मनन शुरू हुआ, लेखनी शुरू हुई, वो प्रयागराज से ही प्रारंभ हुई। और अपनी कविताएं जो सरस्वती पत्रिका हर माह जाती थी, मासिक पत्रिका थी, उसमें इन्होंने क्या कर दिया, उसमें इन्होंने अपनी कविताओं को लिखना और छपवाना शुरू कर दिया। वहीं से इनको लोग जानने लगे कि हाँ सुमित्रानंदन पंत भी कोई बेहतरीन कवि हमारे बीच में है। फिर बाद में जब ये काफी प्रसिद्ध, इनकी ख्याति काफी बड़ी हो गई, इन्होंने कई रचनाओं, कई पुरस्कारों को अभिगृहित किया। उसके बाद में इनकी मुलाकात किससे हुई, इनकी मुलाकात रविंद्रनाथ ठाकुर और सरोजनी नायडू जी से हुई, जिनको भारत का नाइटिंगेल भी कहा जाता है। सरोजनी नायडू जी भी एक बहुत बड़ी लेखिका थी। रविंद्रनाथ ठाकुर भी बहुत बड़े लेखक हुए हैं। ये दोनों रोमांटिक पोएट थे, मतलब कि जो ये हमारा प्रेम प्रसंग वाला लेखनी होता है इसमें ये दोनों ज्यादा लिखते थे अंग्रेजी भाषा में। तो वहां से थोड़ा सा अंग्रेजी का भी हमारे पंत जी ने कविताएं लिखनी शुरू की थी, परंतु हिंदी छोड़ के इनको कोई और भाषा मन से रास नहीं आती थी। लिखने को तो हम कुछ भी लिख सकते हैं, ऐसा ये कहते थे। फिर देखिए अंत में
दिन 28 दिसंबर वर्ष 1977 को पंत जी स्वर्गवासी हो गए, वो लोकवासी हो गए और हम सबको छोड़ के चले गए। परंतु अपने मैसेज, अपने भाव से, अपने लेखनी से, अपने विचार से, अपने तर्क वितर्क से आज भी हमारे बीच में मौजूद हैं और हम लोग उनकी लेखनी को पढ़ के उनके मानसिक चेतना का सिर्फ अनुभव कर सकते हैं कि वो किस लेवल का सोचा करते थे। अब देखिए, आपको यदि मैं इनके बेहतरीन कृतियों से, इनके द्वारा लिखे गए काव्यों से मैं यदि आपको परिचित कराऊं तो इन्होंने लोकोत्तर एक काव्य लिखा है जिसपे इनको सोवियत लैंड नेहरू पुरस्कार प्रदान किया गया है। दूसरा इन्होंने चिदंबरा लिखा है, चिदंबरा पे इनको भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार प्रदान किया है। और तीसरा इन्होंने कला और बूढ़ा चांद नामक लेखनी लिखी है जो कि अक्सर एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन में बच्चों को देखने को मिलते हैं। उसमें पंत जी ने साहित्य अकादमी पुरस्कार को अभिगृहित किया है और अंत में भारतीय सरकार द्वारा इनको पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया था। इनके यदि काव्य को छोड़ के और भी यदि किसी विषय में बात किया जाए कि इन्होंने कहां कहां अपने जीवन में कार्य किया है तो ये सन 1950 से लेके 1957 7 साल तक ऑल इंडिया रेडियो के परामर्शदाता के पद पर बने रहे और वहां पे काम करते रहे थे। ठीक है बच्चों, अब देखिए इनकी जो कुछ लोकल कृतियां हैं, लोकल का मतलब ये है कि जो इन्होंने काव्य लिखा है हम जो पढ़ते हैं वो क्या है। महाकाव्य को छोड़ के इन्होंने जो अपना काव्य रचना किया है उसमें हमको देखने को मिलता है युगांत, गुंजन, पल्लव, शिल्पी। और यदि एक लाइन में हम आपको इनकी 4 रचनाएं याद कराएं तो थोड़ा सा लय में है कि यतिमा, पल्लव, वीणा, शिल्पी। आप इसको एक गाने के फॉर्म में 4 लाइन हमने बनाया है, आप इसको कह के गुनगुना के इन 4 लाइनों को, इनकी 4 रचनाएं याद कर सकते हैं। अब देखिए अंत में जब हम इनके जीवन परिचय में पहुंच गए हैं तो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज इनके बारे में बताना बहुत जरूरी है और वह चीज यह है कि इनकी जो लेखनी थी वह इनकी प्रमुख जो भाषा शैली हुआ करती थी वह सरस, सुबोध, क्लिष्ट एवं व्याख्यात्मक शैली में ये अपनी लेखनी को लिखते थे। और इनकी प्रमुख भाषाएं खड़ी बोली, संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू हुआ करती थी। तो इसी के साथ इनका जो जीवन परिचय है वह कंप्लीट होता है। आपको हमारे बगल में स्क्रीन पे इनका शॉर्ट जीवन परिचय पूरा दिख रहा होगा। यदि आप चाहें तो उससे आप इनके जीवन परिचय का शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं और आपको इनका बगल में बहुत सुंदर सा एक चित्र भी दिख रहा होगा। तो चलिए बच्चों, इसी आशा के साथ कि हमारे द्वारा दी गई संपूर्ण जानकारियां आपको पसंद आई होंगी और जितनी भी जानकारियां हमने आपको दी वह भी हमने आपको कहीं से पढ़ के ही दिया है। तो यदि किसी भी जानकारी में आपको ऐसा लगे कि हमने आपको थोड़ा बहुत कहीं पे हमसे कोई गलती हो गई तो उसके लिए को क्षमा कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमको अवश्य बताइएगा कि क्या गलती हमने किया है। और ये भी बताइएगा कि यदि आपको वीडियो पसंद आया तो उसके लिए भी हमको कमेंट में अवश्य सूचित करिएगा। तो इसी के साथ कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, आप लोग डिस्क्रिप्शन में जाके महासीरीज नामक जीवन परिचय का पूरा जो लिंक है, जितने भी जीवन परिचय हमने अभी तक आपके अपलोड किए हैं उसको आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए बच्चों, मिलेंगे आपको हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए ओके बाय।